अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब और पाकिस्तान और इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज के प्रीव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इस प्रीव्यू में बात करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट स्टैटिस्टिशियन मजहर अरशद भी मौजूद हैं। इनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मजहर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मजहर, पाकिस्तान इंग्लैंड से एक इंपॉर्टेंट ओडीआई सीरीज खेलने जा रहा है और ये फैक्ट हमारे जहन में है कि इंग्लैंड इस वक्त वन ऑफ द टॉप वाइट बॉल टीम मानी जाती है पूरी दुनिया में। ओवरऑल आप जरा पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो ओडीआई हिस्ट्री है, इसकी कोई राइवलरी पे कुछ बताइएगा, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर अगर आपके पास हो। देखें, पाकिस्तान की अगर आप ओडीआई हिस्ट्री देखें अगेंस्ट इंग्लैंड, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान फैंस के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान ने वनडेज़ में स्ट्रगल किया है अगेंस्ट इंग्लैंड। इवन दो रिसेंटली हमने देखा था कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ में जो पाकिस्तान की जो होम कंडीशंस थी यूएई में, एक सीरीज़ 3-0 से जीते थे, 2-0 से जीते थे। जो पाकिस्तान में भी सीरीज़ हुई थी लास्ट टाइम, वो भी पाकिस्तान 2-0 से जीता था। लेकिन वनडेज़ में पाकिस्तान ने काफ़ी स्ट्रगल की है। आप होम ले लें या अवे ले लें, पाकिस्तान पिछले तकरीबन 15-16 साल में इंग्लैंड से कोई भी वनडे सीरीज़ नहीं जीता। जो लास्ट पाकिस्तान की वनडे सीरीज़ थी जो पाकिस्तान जीता था, वो 2005 में पाकिस्तान की होम सीरीज़ थी जो यहाँ पे पाकिस्तान में हुई थी। और अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो 1974 में पाकिस्तान एक वनडे सीरीज़ जीता था और उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान ने कभी भी इंग्लैंड को बायलैटरल सीरीज़ में नहीं हराया। वैसे पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं इंग्लैंड में, 99 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, T20 वर्ल्ड कप जीतना। लेकिन यह है कि जहाँ पे बात आती है बायलैटरल की, तो वो होम हो या अवे हो, पाकिस्तान जो है वो मोस्टली इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो मुश्किलात में ही रहा है। कुछ इंग्लैंड की टीम पे बात करते हैं। इंग्लैंड चूंकि इस वक्त वर्ल्ड चैंपियंस हैं और कितने बड़े जबरदस्त वाइट बॉल प्लेयर हैं, सभी को पता है उनके पास। ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के साथ मुकाबला करना? आई थिंक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड कप से पहले जो पाकिस्तान की इंग्लैंड में सीरीज़ हुई थी, वनडे सीरीज़, बायलैटरल सीरीज़, वो पाकिस्तान 4-0 हार गया था। और उसमें पाकिस्तान अगर 350 करता भी था तो इंग्लैंड चेज़ कर लेता था। तो जिस तरीके से इंग्लैंड एक अग्रेसिव ब्रांड से खेलता है, उनके जितने भी बैट्समैन हैं वो 100 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियंस हैं, इवन दो कि लास्ट वो 2 सीरीज़ हारे हुए हैं अपनी वनडे सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि उनकी जो टीम है वो इस तरह की है कि अपनी होम कंडीशंस में किसी को भी जो है वो क्लीन स्वीप कर सकती है। पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज ये हो सकता है कि वर्ल्ड कप का एक कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेकंड हाफ में काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेला था, सिर्फ रन रेट की वजह से सेमीफाइनल्स में नहीं जा सके थे। और फिर उसके अलावा एक और जो पॉइंट है कि पाकिस्तान के जो शुरू के जो 2 वनडेज़ हैं वो कार्डिफ और लॉर्ड्स में हैं। ये 2 ऐसे वेन्यूज़ हैं जो कि एशियन टीम्स को सूट करते हैं। यहाँ पे ज़रा लो बाउंस होता है और पाकिस्तान का इन ग्राउंड्स पे अच्छा रिकॉर्ड भी है, तो ये चीज़ पाकिस्तान के फेवर में जा सकती है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इंग्लैंड इन होम कंडीशंस इज़ अ वेरी टफ टीम टू बीट। पाकिस्तान की कुछ बात करते हैं। रिसेंट पास में अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल किया वनडे क्रिकेट में। जैसे हम अगर साउथ अफ्रीका का टूर भी देख लें, उसमें हारिस सोहेल भी नहीं थे, फिर सऊद शकील इंजर्ड हो गए थे, लेकिन अब वापसी हो गई, हारिस सोहेल भी हैं, सऊद शकील भी हैं, और बल्कि इनफॉर्म सुहेब मकसूद को भी शामिल कर लिया गया। तो थोड़ा सा लगता है कि मिडिल ऑर्डर में कुछ बेहतरी हुई है। उसके हवाले से थोड़ा सा बात कीजिएगा आप, और फिर ये बताइएगा कि आपकी जो प्लेइंग 11 पाकिस्तान की हम जो डिस्कस कर रहे थे कि बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? देखिए, एक तो है कि हमारी क्या सोच है, और एक ये है कि पाकिस्तान की टीम की क्या सोच है। जो हमने यहाँ पे प्लेइंग 11 अभी बनाई थी आपके साथ यहाँ पे बैठ के, उसमें आपकी भी इनपुट थी, तो वो मेरा ये ख्याल है कि इमामुल हक जो है, अगर वो ओपन करते हैं तो पाकिस्तान का जो कम्बिनेशन है ना वो ख़राब है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमामुल हक अच्छे बैट्समैन, ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, उनको रन्स करने आते हैं, उनकी फॉर्म भी है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर इमामुल हक ओपन करते हैं, जो कि बाबर आजम ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला भी था कि इमाम ही ओपन करेंगे, तो उसमें फिर इसका मतलब ये है कि आपके 4 के ऊपर जो है वो रिजवान आएंगे और 5 के ऊपर हारिस सोहेल आएंगे, तो 6 के ऊपर आप फिर सुहेब मकसूद को खिलाएंगे या फिर सऊद शकील को खिलाएंगे। तो ये जो आपके बैट्समैन है ना नंबर 6 के, ये वेस्ट हो जाएंगे। अगर सऊद शकील 6 पे आते हैं तो वो भी वेस्टेड हैं, अगर सुहेब 6 के ऊपर आते हैं वो भी वेस्टेड हैं। अगर आप रिसेंटली पाकिस्तान कप देखें तो सुहेब की नंबर 3 के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस थी, और उनका वनडे डेब्यू नंबर 3 के ऊपर उन्होंने 50 रन किए, सेकंड मैच दोबारा 50 रन, उसके बाद उनको कभी भी नंबर 3 के ऊपर मौका नहीं दिया गया। आप ही को बीच में यहीं से एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपने बात की कि इमाम बहुत ही कंसिस्टेंट, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। साथ में अगर हम एक और तरह से ये भी देखें कि जब पावर प्ले में जब वो खेलते हैं तो थोड़ा सा डॉट बॉल्स का भी इशू रहता है। रन्स तो वो हमेशा से ही करते हैं, और साथ में कि लगभग 13 मैचेस में उनका सिर्फ 1 छक्का है। तो आपको ये लगता नहीं है कि अब मॉडर्न डे क्रिकेट स्टैंडर्ड, स्पेशली हम जो टॉप की टीम्स को देखते हैं, तो उस स्टैंडर्ड से पावर प्ले में उनका गेम ऐसा है कि उनके लिए थोड़ा प्लेइंग 11 में अगर उन्होंने जगह बनानी है तो उनको अपने इस पार्ट ऑफ द गेम को इम्प्रूव करना चाहिए? देखिए, इंप्रूवमेंट तो हमेशा से किसी भी प्लेयर के करियर का हिस्सा रहती है। जिस तरह बाबर आजम ने बहुत इंप्रूव किया वनडे क्रिकेट में,
तो आई थिंक इमाम एक बहुत अच्छे बैट्समैन है। आई एम श्योर कि वो अगले 3-4 सालों में जो उनका ये बाउंड्रीज का इशू है उसको भी वो आप कह लेंगे ओवरकम कर लेंगे। ना सिर्फ सिक्सेस बल्कि अगर आप जो साउथ अफ्रीका सीरीज थी उसमें इमामुल हक ने 163 बॉल्स खेली थी और सिर्फ 8 उनकी बाउंड्रीज थी। तो ये बाउंड्री जो रेशियो है ये बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद आई थिंक कि अगर फ़खर एक अग्रेसिव ओपनर है तो साथ आप एक स्लो स्टार्टर को रख सकते हैं। लेकिन मेरा जो इशू है वो इमाम की बाउंड्री परसेंटेज या रन से ज़्यादा ये है कि अगर वो ओपन करेंगे तो आप रिजवान को फिर 4 पे खिलाएंगे और 5 पे हारिस आएंगे, 6 पे सुहेब या साउथ शकील आएंगे। तो आपके ये जो दो मेजर बैट्समैन हैं जिनसे कि आप ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, उनकी जो आप कह लें उनकी एक जो रिसोर्सेज को जो मैक्सिमाइज करना होता है वो चीज़ कम हो जाएगी। तो इस वजह से आई थिंक कम्बिनेशन बेहतर ये है कि रिजवान ओपन करें, 3 के ऊपर ऑब्वियसली बाबर आते हैं, फ़खर ओपनर हैं, 4 के ऊपर आप अगर 4 पे फिर आप सुहेब को खिला सकते हैं, 5 पे आपको हारिस सोहेल आ जाएंगे। हारिस सोहेल वर्ल्ड कप में भी 5 पे खेले थे इंग्लैंड में, उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। और उसके बाद फिर आप अपने ऑलराउंडर्स को लेकर आ सकते हैं। आइडियली तो इमाद वसीम को वनडे स्क्वाड में होना चाहिए था, लेकिन अगर इमाद नहीं भी हैं तो नवाज भी उस कैटेगरी में आते हैं कि आप उनको खिला सकते हैं। अगर टीम को ये लगता है कि कंडीशंस जो है 2 स्पिनर्स वाली हैं, जिस तरह के वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान इंग्लैंड में 2 स्पिनर्स के साथ खेल रहा था, इमाद वसीम और शादाब, तो आप फिर फ़हीम की जगह नवाज को खिला सकते हैं। और उसके बाद हसन अली तो आई थिंक जो उनकी फॉर्म है वो आ ही जाएंगे। शाहीन मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड में वर्ल्ड कप में उनकी सबसे ज़्यादा विकेट्स थी पाकिस्तान के लिए। फिर हारिस रऊफ की अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका सीरीज में 7 विकेट्स थी। हसनैन की काफ़ी अच्छी पेस है। तो आई थिंक कि बॉलिंग तो तकरीबन सेटल्ड है। असल चीज़ ये है कि आप अपने मिडिल ऑर्डर का कम्बिनेशन कैसे ठीक करें। तो बात हम कर रहे थे पाकिस्तान की प्लेइंग 11, तो हमारे मुताबिक जो प्लेइंग 11 होनी चाहिए, मैनेजमेंट क्या करती है एक अलग बात है, जिसमें रिजवान, फ़खर ये ओपन। अच्छा, एक मैं ये भी आपको थोड़ा मैं कट कर रहा हूँ कि इस प्लेइंग 11 में जो हमने बनाई है उसके अंदर आप देखें 6 बॉलर्स हैं। और मेरा ये हमेशा से जिन लोगों ने मुझे सुना है, मैं हमेशा नॉर्मली मैंने कई ऐसे स्टैट्स भी दिए हैं कि आपकी वनडे हो या T20 हो, छठा बॉलर होना बहुत लाजमी है। क्योंकि देखें आपके बैट्समैन का एक बुरा दिन है, वो 0 के ऊपर आउट हो गया, 10 के ऊपर आउट हो गया, तो कोई और बैट्समैन आके उसको कवर कर लेगा, वो एक लंबी इनिंग्स खेल देगा। अगर किसी बॉलर का बुरा दिन चल रहा है तो आपने उसको 10 ओवर्स करवाने ही करवाने हैं, अगर आपके पास छठा बॉलर नहीं है। तो आई थिंक कि 6 बॉलर के साथ खेलना चाहिए, यही एक अटैकिंग अप्रोच होती है। लेकिन नोइंग पाकिस्तान वो ज़रा बैटिंग को लेकर ज़रा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान इमाम के साथ ही ओपन करेगा। एक बैट्समैन शायद ये कम कर लेंगे, सॉरी एक बैट्समैन जो है ये ज़्यादा कर लेंगे और एक बॉलर 5 बॉलर्स के साथ शायद पाकिस्तान खेले। लेकिन आई थिंक आइडियली 6 बॉलर्स होने चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट की बात और बाबर आजम की बात ना हो, ये हो नहीं सकता है। अच्छा, बाबर आजम के ऊपर बात करते हैं। उन्होंने रिसेंटली हमें इंटरव्यू में कहा था कि इंग्लैंड की जो कंडीशंस है वो पाकिस्तान से काफी सिमिलर है, क्योंकि वहां भी बैटिंग पिचेस देखने को मिलती हैं। तो आपसे मजर सवाल ये है कि बाबर आजम का ट्रैक रिकॉर्ड इंग्लैंड में क्या है, और दूसरा ये कि रिसेंटली जो अभी PSL की सेकंड लेग हुई है उसमें थोड़ी सी स्ट्राइक रेट को लेकर के लोगों ने कुछ बात की बाबर आजम के हवाले से, उस पर भी थोड़ा सा बात कीजिएगा। देखिए, बाबर का जो रिकॉर्ड है इंग्लैंड में वो तो आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त है। उनके ऑलरेडी 1000 रन हो गए हुए हैं वनडे क्रिकेट में, और वर्ल्ड कप में भी जिस तरीके से वो खेले थे 470 रन थे उनके। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो उन्होंने सेंचुरी की थी, बांग्लादेश के अगेंस्ट 96 था, तो उनका रिकॉर्ड तो ज़बरदस्त है। वर्ल्ड कप से पहले नॉटिंघम में भी उनकी सेंचुरी थी, एवरेज भी अच्छी है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। और स्ट्राइक रेट की जो आपने आपने जो बात की, आई डोंट थिंक कि वनडे क्रिकेट में ये अब इशू है। शुरू में आप कह सकते हैं कि वनडे क्रिकेट में इशू था, लेकिन अगर हम सिंस 2019 लास्ट अगर हम 2-3 साल देखें तो बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो 95 का है, विच इज़ आई थिंक क्वाइट ब्रिलियंट अगर आप उनके एवरेज को देखें। तो आई डोंट थिंक कि वनडे में स्ट्राइक रेट इशू होना चाहिए। अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी उन्होंने बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, और फिर इंग्लैंड की पिचेस जहाँ पे कि 300 एवरेज रन होते हैं अक्सर, तो वहाँ पे भी आई डोंट थिंक कि कोई इशू होगा। हाँ, अगर आप T20 की इसमें बात कर रहे हैं तो T20 में भी आई थिंक के बाबर आजम का स्ट्राइक रेट से ज़्यादा जो इशू है वो उनकी एप्लीकेशन का है। उनकी स्किल के ऊपर किसी को डाउट नहीं है। अगर आप इस PSL में भी उनका अगर आप 3 फेजेस में उनका स्ट्राइक रेट देखें तो पावर प्ले में 110 है, उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है 130 है, और लास्ट फेज जो आपके लास्ट 5 ओवर्स होते हैं तो 180 प्लस उनका स्ट्राइक रेट है, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। तो इसमें पॉइंट ये है कि अगर एक बैट्समैन इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से आखिरी 5 ओवर्स में खेल सकता है तो वो मिडिल ओवर, उसके पास ये स्किल है कि वो मिडिल ओवर्स में भी एक मजीद अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल सकता है। अगर आपको याद हो रिसेंटली जो अभी कराची का और जल्मी का जो मैच था जो कि एलिमिनेटर था, उसके अंदर 13 ओवर के ऊपर टाइम आउट हुआ, तो उनसे कमेंटेटर ने पूछा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी 7 ओवर्स पड़े हुए थे और आई थिंक कराची का स्कोर 90 था, तो बाबर ने कहा कि हम एक्सपेक्ट करें कि 160 हो, और उस पिच के ऊपर हमने देखा कि कराची ने 175 कर दिया। तो आई थिंक ये जो आपके टारगेट है ना, ये थोड़ा कोचेस को उनको बताना होगा कि 170 180 को भी अगर आप टारगेट करते हैं आजकल, तो वो भी अक्सर जो है पार स्कोर से नीचे होता है।
तो मैं यही बात करूंगा, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, आई होप कि जो हमारे एडिटर्स हैं उसको अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दें, तो आई थिंक के उसके अंदर एक मैच था अभी पीएसएल में, जिसमें बाबर आजम ने मिडिल ओवर्स में 16 गेंदों के ऊपर 16 रन किए थे, और आखिरी जो उनका फेज था 5 ओवर्स का, उसमें उनका स्ट्राइक रेट 233 था। सो दिस इज द पॉइंट कि अगर आप 200 के स्ट्राइक रेट के ऊपर आखिरी 5 ओवर्स में खेल सकते हैं, तो आप थोड़ा जो आप कह लेंगे इनिंग्स को जो आप एक्सेलरेट करते हैं, जो आप 15वें ओवर में कर रहे हैं, वो आप 12th ओवर में या 13th ओवर में कर लें। तो आई डोंट थिंक बाबर आजम की कोई स्किल का इशू है, कोई स्ट्राइक रेट का इशू है, असल चीज है एप्लीकेशन का। और आई थिंक यहाँ पे रोल प्ले करना होगा कोचिस को, कि वो उनको जो है वो बताएं कि भाई आजकल के क्रिकेट में आपने कितने रन्स करने हैं T20 क्रिकेट में टू विन द गेम्स। बिल्कुल ठीक। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के नायब कप्तान शादाब खान के ऊपर। गुज़िश्ता हम देखने के चंद सालों से उनकी बॉलिंग में डिक्लाइन आ रहा है खासतौर के ऊपर, और रिसेंटली तो पाकिस्तान सुपर लीग को भी अगर आप वहां से उनकी फॉर्म देखें तो बैटिंग में भी वो कुछ खास नहीं कर सके। कितनी क्रिटिकल ये सीरीज होगी शादाब खान के लिए, क्योंकि उनके ऊपर भी एक वो कहते हैं कि तलवारें लटक रही हैं कि अगर परफॉर्म ना हुआ तो शायद वो ड्रॉप हो सकते हैं। देखिए पाकिस्तान में ये जो कल्चर है ना तलवार लटकाने वाला, आई थिंक ये थोड़ा सा अनफेयर है। किसी भी प्लेयर के ऊपर बैड पैच आ सकता है, किसी एक साल बुरा जाना ये क्रिकेट के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। अगर कोई प्लेयर एक अरसे से आपकी टीम का हिस्सा है, उसमें टैलेंट है, उसने आपको मैचेस जितवाए हैं, तो आपको उसको बैक करना होता है। तो शादाब हो या कोई भी हो, अभी मैं रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ के मैचेस देख रहा था, निकोलस पुरान उनकी कोई 20 की एवरेज है T20 इंटरनेशनल्स में, और वो वेस्ट इंडीज़ के वाइस कैप्टन है। लेकिन जिस तरीके से वो लीग्स में परफॉर्म करते हैं, उस तरीके से अभी तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। 2 उनके 50 हैं, वो भी लूजिंग कॉज में थे, लेकिन एक उनमें टैलेंट है, वो उसको बैक करेंगे। और आई थिंक पाकिस्तान में भी यही होना चाहिए कि अब अगर आपने एक डिसीजन ली है कि आपके वाइस कैप्टन है, उनको थोड़ा मौका दें। और फिर आप एक ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए अमर, कि एक प्लेयर अगर 7 के इकोनॉमी रेट से बॉलिंग कर रहा है वनडे क्रिकेट में, एक ऐसे ग्राउंड पे जहाँ पे एवरेज स्कोर ही 300 है या 330 पार स्कोर है, तो ये 7 का जो इकोनॉमी रेट है, इसको आप जस्ट अबाउट एवरेज कह सकते हैं, इसको आप बुरा नहीं कह सकते। तो ये भी हमने देखना है कि रिसेंट मैचेस शायद आपके की तरह, अगर हाई स्कोरिंग वेन्यूज के ऊपर हैं तो वो इशू है, लेकिन आई नो कि उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है वो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, उस तरीके से विकेट्स नहीं निकाल रहे। और आई थिंक कि अभी पाकिस्तान शादाब को एज एन ऑलराउंडर देख रहा है, और जो हमने भी बनाई है 11 या जो पाकिस्तान की भी होगी, तो शादाब इस टाइम नंबर 6 या 7 के ऊपर खेलेंगे, तो आपकी टीम ये एक्सपेक्ट करेगी कि वो आपको रन्स भी करके देंगे। तो नो डाउट कि जो उनकी फॉर्म है विकेट टेकिंग वो ज़रा थोड़ी नीचे आई हुई है, लेकिन होपफुली जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं, आई थिंक कि वो जल्द जो है वो इस चीज़ को आप कह लेंगे इंप्रूव कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। उस्मान कादिर पे कुछ गुफ्तगू करते हैं। हमने देखा रिसेंटली कि उस्मान कादिर को बड़ा पिक एंड चूज करके खिलाया जा रहा है। कुछ मैचेस में साउथ अफ्रीका के टूर में भी अगर आप देखें तो सब मैचेस में फीचर नहीं होते, यानी कि आपके एक रेगुलर मेंबर के तौर पे वो नहीं खेल रहे हैं। और अभी रिसेंटली पीएसएल में अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसी टीम में थे जहां पे एक सीनियर स्पिनर इमरान ताहिर की शक्ल में थे, तो वहां भी उनको बहुत कम गेम्स मिले। तो आप समझते हैं कि उस्मान कादिर की तैयारी इस तरह उसमें थोड़ा सा खलल आ सकता है, और वर्ल्ड T20 में इस वक्त वो एक रडार में भी है पाकिस्तान की सिलेक्शन के, और उनको एक अच्छा लेग स्पिनर भी माना जाता है, इसके बारे से क्या कहेंगे? देखिए मसला ये है कि उस्मान कादिर नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान की टीम में 3 ऑलराउंडर्स हैं, शादाब खान, मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ। पाकिस्तान की कोशिश ये होगी कि इन तीनों में से 2 को पाकिस्तान की आई थिंक प्रेफरेंस होगी, क्योंकि ये लोग बैटिंग कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान की बैटिंग वीक है, तो अगर इस वजह से मैं कहता हूँ कि इमाद वसीम को होना चाहिए था, क्योंकि इमाद वसीम की रिसेंट वनडे क्रिकेट में जो एवरेज है वो 50 की है। वनडे क्रिकेट उनका स्ट्रॉन्गर फॉर्मेट है, जहाँ पे वो एज ए बॉलर भी ज़्यादा इफेक्टिव है, एज ए बैट्समैन भी ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन वो T20s में वनडेज में नहीं है। तो आपके क्योंकि 3 ऑलराउंडर्स हैं, तो शायद इस वजह से उस्मान कादिर अगेन प्लेइंग लेवल में फिट नहीं होते, क्योंकि अगर वो आते हैं तो आपकी फिर बैटिंग थोड़ी वीक हो जाती है। लेकिन जैसे हमने बात की शादाब की फॉर्म की, आई थिंक के पाकिस्तान की प्रेफरेंस तो यही होगी कि शादाब खेलें, लेकिन अगर वो शुरू के 1-2 मैचेस में नहीं अच्छा परफॉर्म करते, या जो आपके सेकंड स्पिनर अगर खेलते हैं या ऑलराउंडर खेलते हैं, अगर वो अच्छा नहीं परफॉर्म करते, तो हो सकता है कि पाकिस्तान उस्मान कादिर को ले आए, और ये भी पॉसिबल है कि शादाब और उस्मान कादिर को एक साथ खिला दें, इवन दो कि इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं वो अपनी होम कंडीशंस में लेग स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो लेट्स सी, आई थिंक उनके लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज होगी। मजर पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी की बात करते हैं, हमेशा से स्पेशली नए बॉल के साथ तो उनकी बहुत ही कमाल की बॉलिंग रहती है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो। हम देखते हैं एक तो शाहीन अफरीदी के हवाले से बात कीजिएगा, और टिपिकली इसमें भी थोड़ा सा ऐड कीजिएगा कि डेथ बॉलिंग में थोड़ा बहुत हमने देखा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं, तो इस पे थोड़ा सा बताइए शाहीन। देखिए अहमर, वही बात जो मैंने पहले की थी कि आपने ओवरऑल चीज़ों को एनालाइज करना है। आई थिंक पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी वर्ल्ड कप से पहले, जो इंग्लैंड सीरीज थी बायलैटरल सीरीज, उसके अंदर शाहीन अफरीदी ने काफ़ी रन्स दिए थे। उनकी इकॉनमी
हर मैच में तकरीबन 7-8 के करीब होती थी, तो उस बेस के ऊपर वर्ल्ड कप में उनको ड्रॉप कर दिया गया था, 3 मैचेस नहीं खेले थे वो। अब मैं वही बात करूंगा कि अगर एक ग्राउंड के ऊपर 350 रन हो रहे हैं और आपका एक बॉलर उसके अंदर 70-80 रन दे रहा है, तो ये बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन ये मतलब कि एक्सेप्टेबल है कि कंडीशंस ऐसी हैं कि रन्स बहुत ज़्यादा हैं और शाहीन की जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो अनमैच्ड है वनडे क्रिकेट में। आप देखेंगे जो अभी वर्ल्ड कप था उसमें उन्होंने एक मैच में 6 आउट कर दिए बांग्लादेश के अगेंस्ट, उससे पहले एक मैच में 4 आउट, तो उनकी 16 विकेट्स थी वर्ल्ड कप में। ही वाज पाकिस्तान बेस्ट बॉलर। और आप मतलब कि अक्सर आपको हैरत होती है कि आपका जो बेस्ट बॉलर है वर्ल्ड कप का वो 3 मैचेस नहीं खेला। अगर अगर शाहीन अफरीदी वो 3 मैचेस खेले होते, इंडिया के अगेंस्ट खेले होते, तो शायद वो जो रन रेट का इशू है वो पाकिस्तान को ना आता। तो आपने ये भी देखना है कि अगर एक बॉलर रन दे रहा है तो क्यों दे रहा है। और शाहीन आई थिंक इस तरह के बॉलर हैं कि अभी लास्ट ईयर जब वो T20 क्रिकेट भी खेल रहे थे हैम्पशायर के लिए, तो उसमें उन्होंने एक मैच में 6 आउट कर दिए थे। T20 क्रिकेट में 6 आउट करना, एक ही इनिंग्स में 6 के 6 बोल्ड, हैट्रिक भी की। तो आई थिंक कि वो भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि इंग्लैंड की कंडीशंस भी उनको सूट करती हैं। हमारे लेफ्ट आर्म पेसर्स ने हमेशा से इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म किया है, वसीम अकरम हो, मोहम्मद आमिर हो और अब जो है शाहीन अफरीदी। तो आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड हूँ इस सीरीज़ के लिए वो शाहीन अफरीदी को ही लेकर हूँ। लेट्स सी कि जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया था वो अब आगे इसको कैसे कंटिन्यू करते हैं। सो व्यूअर्स, मजहर ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बात की कि किस तरह आपके जो बेस्ट बॉलर हैं उसको एक मैच की परफॉर्मेंस पे किसी को इस तरह से जज नहीं करना चाहिए, कंप्लीटली चीजों को एनालाइज करना चाहिए। सेम लाइक के हम हारिस सोहेल की बात करते हैं कि 2019 के वर्ल्ड कप में एक मैच में फेल होने पर उनको कुछ मैचेस के लिए बिठा दिया गया, जो प्रोबेबली आपके सेकंड बेस्ट बैट्समैन थे उस टूर्नामेंट में। और व्यूअर्स, ये था पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का प्रीव्यू जिसमें हमने हर एंगल से चीजों को कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको पसंद आया होगा। नए वीडियो में कुछ नई न्यूज और कुछ नई बातों के साथ आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।